गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर। आइए, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, भारत का इतिहास, प्रारंभ से 206 प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का अर्थ, इसके 4 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 4 वेद, नंबर 1 है ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद माना गया है। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद कहा गया है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आर्यों का आरंभिक जीवन जो था वह पशुचारण था। कृषि गौण धंधा उस समय माना जाता था। आर्य लोगों का स्थायी निवास नहीं था, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस अवशेष जो कि नहीं छोड़ पाए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के 95 सूक्त में पूर्वा, एल और उर्वशी का संवाद है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद माने गए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसके अलावा सामाजिक जीवन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वैदिक काल की जैसा कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय है 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। जब तक कि उत्तर वैदिक काल का समय, उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक सभ्यता जो कि 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1
ऋग्वेदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। तो आइए अब देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन समाज की भौगोलिक विस्तार, राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो सबसे पहले भौगोलिक विस्तार। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वह ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेदिक काल की जो प्रमुख दूसरी नदी है वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रमुख दूसरी जो नदी है सरस्वती नदी माना गया है। ऋग्वेद कालीन सरस्वती को नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेदिक कालीन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी थी वह सिंधु नदी को माना गया है। दूसरा स्थान जो है सरस्वती नदी का है। सिंधु नदी का वर्णन कई बार आया हुआ है। इसके अलावा गंगा का ऋग्वेद में 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार इसमें जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास को परिगणित नदी कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सपत सैंधव शब्द का प्रयोग भी किया गया है। सरस्वती और दशद्वावित नदी के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना गया है, जिसे ब्रह्मव्रत कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मुजवंत का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियां हैं सतलज, रावी, चेनाब। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदी सिंधु है। इसके बाद सरस्वती दूसरे नंबर पर है। प्रमुख नदियों के नाम इस प्रकार हैं सतलज, रावी, चेनाब। सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, गेमल। झेलम, व्यास, गेमल, काबुल, घग्गर, गंडक। काबुल, घग्गर, गेंडक, कुर्रम, सिंध। आदि प्रमुख नदियां हैं। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत सिंधु नदी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सरस्वती नदी और अन्य नदियों के नाम इस प्रकार हैं सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, गेमल, काबुल, घग्गर, गेंडक, कुर्रम और सिंध। इन नदियों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। नंबर 2 पर है राजनैतिक जीवन। तो इनके राजनीतिक जीवन कुछ इस प्रकार से है। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के जो था कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई होती थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से इन्हें पंचजन्य भी कहा जाता था। ये थे अनु, हृदय, पुरु, तुर्वश तथा युद्ध। ग्राम, विष और जन उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवार समूहों को कहते थे। ग्रामीणी जो था ग्राम का अध्यक्ष होता था। विष कई गांवों का समूह था। इसका प्रधान विषपति कहलाता था।
कई विषयों का समूह जन होता था। जन के अधिकारी को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख जो है 275 बार मिलता है, जबकि जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता। ऋग्वेद काल में राजा का पद आनुवंशिकता हो चुका था, फिर भी प्रधान राजा के हाथ में असीमित अधिकार थे। कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी, जो कि राजा का चुनाव किया करती थी। राजा को कबीले के संरक्षक तथा पुरामेता कहा गया था। ऋग्वेद में समिति, विदत, गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये परिषदें विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य को देख रेख किया करती थी। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लिया करती थी। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में वर्णित शार्त, वरात और गण आदि संभवतः सेना की मुख्य इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। भरत और त्रिशु दोनों आर्य के शासक वंश थे और पुरोहित और वशिष्ठ इन दोनों वंशों के समर्थक थे। कालांतर में भरत राजवंश का राजा सुदास हुआ, जिसका अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य थे और 5 आर्योत्तर जनों के प्रधान हुआ करते थे। यह 10 राज युद्ध अर्थात 10 राजाओं की लड़ाई का जो युद्ध है, ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था, जो कि पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। 10 राज के युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास की विजय होती है। पराजित जनों में सबसे प्रमुख जो थे पुरु थे। कालांतर में भरत और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल स्थापित किया गया। ऋग्वेद में सेनानी अर्थात सेनापति, पुरोहित और ग्रामीणी नामक शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख भी किया गया है। राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित भी रहते थे। इसके अलावा बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी था। कुलभ परिवार का मुखिया होता था। विदत यह एक सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदत जो कि एक प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। एक थी सभा, यह वृद्ध अर्थात श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था हुआ करती थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि उसकी उत्पत्ति जो है ऋग्वेद के उत्तराकाल में की गई थी। सभा के अलावा समिति, जो कि राजा की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाती थी। यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था सभा यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति जो थी ये राज्य की नियुक्ति, इसको पदोच्युत करना यानी पद से हटाना और उस पर नियंत्रण रखने का काम समिति के माध्यम से किया जाता था। समिति के सभापति को ईशान कहा गया है। समिति के सभापति को ईशान कहा गया है। ऋग्वेद में मध्यमशी शब्द से विदित होता है कि पंच निर्णय द्वारा ही उस समय न्याय का काम किया जाता था। उग्र तथा जीव ग्रभ संभवतः पुलिस कर्मचारी उस समय हुआ करते थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाशक कहा गया था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाशक कहा गया था।
तो इस प्रकार यह थी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत इनकी राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। सभा और समिति का इसमें मुख्य स्थान था। सभा समिति का जो कार्य था वो राजा की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना था। चलिए अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत इनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। ऋग्वेद के काल का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन में मूलभूत आधार जो था कृषि एवं पशुपालन थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा गया था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा गया था। ऋग्वेद में गव्य और गव्यति शब्द चरगाह के लिए प्रयुक्त किए गए थे। इसके अलावा वास्तव में आर्यों का आर्थिक स्थिति का मूलभूत आधार जो था वह पशुधन अर्थात गाय मुद्रा की भांति उस समय समझी जाती थी। इसके साथ साथ अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही उस समय लड़ी गई थी। भूमि निजी संपत्ति उस समय नहीं होती थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत भूमि उस समय निजी संपत्ति नहीं थी, उस पर सामूहिक अधिकार हुआ करता था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पियों आदि का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। व्यापार जो था वह पणि नामक लोगों के हाथ में था। व्यापार का जो माध्यम है वस्तु विनिमय उस समय था। ऋग्वेद में हमें किसी भी ऐसे कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता जो कर संग्रह का काम भी करता होगा। संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छता से प्रदान किया करती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रत्यक्षतः खेतों के काम या अन्य उत्पादक कार्यों में उस समय नहीं लगाए जाते थे। विनिमय का माध्यम जो था वह निषक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद के अनुसार खेती करने के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने के लिए शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा ही दी गई थी। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग था और मूलतः दक्षिणा की वस्तु पशु समझे जाते थे। लोग पणियों से यानी व्यापारियों से डरा करते थे क्योंकि मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भी थे। रथी यानी संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही उस समय की जाती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवर जो थे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी आदि थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात जव का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व के केवल 3 ही शब्द प्राप्त हुए हैं: ऊर्ध्व, धान्य और संपत्ति। तो ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया का जो संबंधित उल्लेख है चतुर्थ मंडल में किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने ऋग्वैदिक कालीन समाज की भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत इनका सामाजिक और धार्मिक जीवन किस प्रकार से था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।